मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। ग्रीन प्लम टी पकड़ी और उसे हिलाकर बोली, पर एक बात बोलूं, तूने आज ठीक ठाक मेहनत की है। ठीक ही था, मैंने उतना भी कुछ खास नहीं किया। शाओपिंगजी, एक काम कर, तू भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लेना। मुझे लगता है तेरे अंदर मस्त पोटेंशियल है। बाई तियन पीछे मुड़ी और एकदम उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखने लगी। बिल्कुल नहीं, मैंने एक सेकंड सोचे बिना सीधा मना कर दिया। हालांकि अब बाई तियन के साथ बात करने में पहले जैसी टेंशन और भसड़ नहीं थी, पर मैंने अभी अभी उस निंजा शू जिंगजिंग को अपना दुश्मन बनाया था। और उससे भी बड़ी आफत, स्टूडेंट काउंसिल में वो छपरी लॉन्ग ऑटियन बैठा है। अगर उस सिस्टम की बकवास सच थी तो लॉन्ग ऑटियन सच में कोई खतरनाक बॉम्ब है। ये दुनिया बचाने वगैरह के झोल में मुझे नहीं पड़ना। तो सबसे ठीक प्लान यही है कि उस आदमी से जितना हो सके दूर रहो। वो चाहे जो उखाड़े, मुझे क्या, आखिर मेरी अपनी लाइफ सबसे कीमती है। क्यों नहीं? असल में काउंसिल का काम उतना भी हैवी नहीं है। बाई तियन मुझे और फोर्स करने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी टाइम कॉलेज के मेन गेट से अचानक जोर की बहस और गाली गलौज की आवाज आई। ऐसा लग रहा था लोग आपस में भिड़ गए हैं। एक ट्रैक्टर ठीक एक बेंटले कार के सामने आ रहा खड़ा था और कार के आगे 2 बंदे खड़े होकर एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे थे। जीबॉक्सियाओ सीधा लॉन्ग ऑटियन के आगे गया, उसके मुंह पर उंगली पॉइंट की और भौंकना शुरू किया। कमीने, तेरी आंखें बटन की है क्या? कार नहीं दिखती तुझे? तुझे पता भी है इस कार की कॉस्ट कितनी है? अगर तूने इसका एक छोटा सा पेंट का टुकड़ा भी खराब किया ना, तो तू खुद को बेचकर भी पैसा नहीं दे पाएगा। लॉन्ग ऑटियन ने जीबॉक्सियाओ को एक कातिलाना ठंडा लुक दिया। बस एक कचरा गाड़ी ही तो है, कितने रुपए की होगी? अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप साइड फट ले। ओहो भाई, तेरे अंदर तो बड़ा अकड़ भरा हुआ है। अगर तेरे में दम है तो। जीबॉक्सियाओ अपनी गाली कंटिन्यू करने ही वाला था कि उसे अचानक कुछ अजीब स्मेल आई। तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या झोल है? इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? तू क्या टटी के गड्ढे में गिर गया था? लॉन्ग ऑटियन का मुंह फप गया। उसने दिल में सोचा, कमीने, क्या तू पार्ट टाइम ज्योतिष का काम करता है? मैं कॉलेज गेट से बाहर आया, सामने खड़े आदमी को देखा और भाई साहब, लॉन्ग ऑटियन का ये फाड़ू गेटअप देखकर मैंने अंदर ही अंदर उसे सैल्यूट मार दिया। एकदम प्रो लेवल, सच में प्रो, रीइंकार्नेटेड बंदा। आखिर ऐसा ही होता है। इस आइटम ने पता नहीं किस ठेले से ये फटा हुआ सेकंड हैंड कचरा उठाकर पहना था। ऊपर से एक हंसता ट्रैक्टर और जूतों में से अंगूठे बाहर झांक रहे थे। स्टार्टिंग में तो सीन ऐसा ही बनना चाहिए, एकदम गरीब और जीरो दिखो, ताकि सब लोग तुझे घास न डाले, सब तेरे मुंह पर गंदी गालियां और ताने मारे। और फिर अचानक से अपनी लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर वाली आइडेंटिटी फाड़ कर सबको झटका दे दो, ताकि जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे वो घुटनों पर गिरकर तेरी पूजा करे और आसपास खड़ी सारी ब्यूटीज अपना दिल दे बैठे। इसे बोलते हैं असली अमीर। पैसे वाले होने का यही तो टशन है। बाहर निकलो तो अपने मूड के हिसाब से कचरा पहनो और पब्लिक के सामने साइलेंटली अपना जलवा दिखाओ। जीबॉक्सियाओ ने जैसे ही मुझे देखा वो जोर जोर से हंसने लगा। अबे कचरे, मेरा भाई आ गया है। तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? फेंग युआन भाई, एक सेकंड रुकना, मैं अभी इस बेवकूफ लौंडे का डीएन करके आता हूँ। मैं थोड़ा पास गया तो मुझे स्मेल में झोल लगा। मैंने अपनी नाक दबाई और एक डीप सांस खींची। भाई वो स्मेल सीधा दिमाग का फ्यूज उड़ा गई। मैंने थोड़ा ज्यादा ही खींच लिया था, चक्कर आने लगे। मैंने अपना सिर पकड़ा और एक कदम पीछे लिया। जीबॉक्सियाओ ने मुझे फटाफट पकड़ लिया। भाई तू ठीक तो है ना? मेरा तो पूरा डाउट है कि ये कचरा इंसान किसी गोबर फैक्ट्री में नहाकर आया है। मैंने अपनी होश वापस लाई और लॉन्ग ऑटियन को देखा। ऑटियन भाई, अपने इस भाई की एक बात मान ले, किसी दूसरे ब्रांड का परफ्यूम ट्राई कर। ये आला स्मेल सीधा दिमाग में तीर मार रही है। लॉन्ग ऑटियन दिल ही दिल में सोचने लगा, भाई मैं उस भयंकर बारिश में इतनी देर धुलता रहा और मैंने रास्ते में साफ कपड़े भी खरीदे थे। मुझे लगा नहीं था कि ये बदबू अभी भी आएगी। नहीं, मैं इन कैंपस ब्यूटीज के सामने इस हालत में फेस नहीं दिखा सकता। मुझे जाकर ठीक से नहाना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त रास्ते से जाता हुआ एक बंदा शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, जिसमें से न्यूज की आवाज आई। आज हमारे शहर के आसमान में एक मस्त मौसम का जादू दिखा गया है। पूरी सिटी में धूप खिली हुई थी, पर एक अकेला काला बादल लगातार भयंकर बारिश कर रहा था और इस बादल का रास्ता बड़ा ही अजीब था। ये सिटी के आउटर एरिया के एक गोबर टैंक से शुरू होकर हाईवे तक आया और वहां आकर गायब हो गया। और सबसे बड़ा झोल, इस बादल की स्पीड एक ट्रैक्टर जितनी ही थी। काफी लोगों ने फोटो खींची है इस अजूबे की। सब लोगों ने एक साथ मुड़कर लॉन्ग ऑटियन को घूरना शुरू किया। लॉन्ग ऑटियन के होठ कांपे। बड़ा अजीब है यार, ऐसा भी काला बादल होता है? तुम लोगों को नहीं लगता बड़ा अजीब झोल है? हाँ भाई, बहुत ज्यादा अजीब है। ऐसा बादल कहाँ दिखता है? सबने देखा कि वो पूरी तरह भीगा हुआ था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने सच बोलने की। सू जिंगजिंग उस ट्रैक्टर से कूदकर नीचे आई, लॉन्ग ऑटियन के कान के पास गई और चुपके से याद दिलाया, यंग मास्टर, क्या आप भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले आप गोबर के गड्ढे में गिरे थे, तो मैंने पूरे रास्ते वाटर रिलीज से आपके ऊपर बारिश की थी ताकि आप साफ हो जाओ।
तू सच में टटी के गड्ढे में गिरा था। जीबो शाओ ने आधी लाइन सुनी थी और लोंग ओत्यांग की तरफ उंगली पॉइंट करके हंसते हंसते सांस छोड़ने लगा। लोंग ओत्यांग का चेहरा एक सेकंड में ऐसा सर गया जैसे सच में उसने कुत्ते की टट्टी खा ली हो। बाई टियानटियान मेरे पास आई और धीरे से पूछा, ये क्या भसड़ चल रही है? जिंगजिंग और लोंग ओत्यांग यहाँ क्या कर रहे हैं? फंग युआन, क्या ये सुपर हॉट लड़की तेरी बंदी है? भाई ये तो सच में एकदम कयामत लग रही है। जी बॉक्सियाओ ने पहली बार बाई टियानटियान को देखा था और वो हैरानी से मुझे घूरने लगा। बाई टियानटियान ये सुनकर एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और चुप रही। मैंने जल्दी से केस क्लियर किया। स्टूडेंट काउंसिल से है वो, तू अपना फालतू दिमाग मत चला। एकदम सही क्लासमेट। बाई टियानटियान हमारी स्टूडेंट काउंसिल की ही मेंबर है। तुम लोग अब रास्ता नाप सकते हो। लोंग ओत्यांग टशन में आगे आया। बाई टियानटियान के ठीक आगे ढाल बन के खड़ा हो गया और बहुत चौर में आकर बोला, टियानटियान मैडम, आज तुमने ड्यूटी पे बहुत मेहनत की है। इतना मस्त कोइंसिडेंस है, तो चलो ना एक साथ खाना खाते हैं। पीछे से बाई टियानटियान ने बिना सोचे लोंग ओत्यांग को धक्का मार दिया। तू पहले जाकर ठीक से किसी धोबी घाट पर नहा ले। ऐसा लग रहा है सीधा गटर के पाइप से निकलकर यहाँ आया है। इतनी सडांध मार रहा है, किस बात का टशन दिखा रहा है यहाँ? भाई इसने सच में गोबर के गड्ढे में डुबकी लगाई है। जीबो शाओ ने बगल से आग में घी डाला। टियानटियान, तो इन फालतू लोगों की बात मत सुन। मुझे बस रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तू पहले जाकर नहा लेना प्लीज। परवर कुछ नहीं, तेरी पूरी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि उल्टी आ जाएगी। मेरा और फंग युआन का ठीक ठाक काम बचा है। तू निकल यहाँ से, पलटी मार, मुझे सच में उल्टी आ रही है। लोंग ओत्यांग का दिमाग भी ठीक लाइन पर आ गया कि उसके जिस्म की बदबू झेलने के बाहर है। मजबूरी में वो मुंह लटकाकर उस कचरा ट्रैक्टर पर चढ़ा और भूख 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 करके वहां से निकल दिया। सू जिंगजिंग थोड़ी देर वहीं हैंग हो गई। फिर जैसे ही होश आया उसने ट्रैक्टर के धुएं के पीछे दौड़ लगा दी। यंग मास्टर, मैं तो आई ही नहीं गाड़ी में। यंग मास्टर चुप क्या? जीबो शाओ ने लोंग ओत्यांग के जाते हुए पिछवाड़े पर दोनों मिडिल फिंगर्स पॉइंट किए। फिर उसने मुड़कर बाई टियानटियान को ठीक से घूरा। भाई कसम से जीबो शाओ की दोनों आंखों में एलईडी बल्ब जल चुके थे। बाई टियानटियान को इस लौंडे का ठरकी एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक लगा। उसने बिना सोचे फटाफट मेरे पीछे छुपने का फैसला किया। भाई देख, आज मैंने अपने बाप की गाड़ी चुपके से निकाली है। अब कैंपस ब्यूटी बाई भी यहाँ है, तो क्या कहते हो? मैं तुम दोनों को मस्त नाइट ड्राइव पर ले चालूं? जीबो शाओ ने हम दोनों से पूछा। मैं बस हाँ बोलने ही वाला था कि बाई टियानटियान ने पीछे से मेरी शर्ट की स्लीव खींची। नेक्स्ट टाइम ठीक रहेगा, आज काफी लेट हो चुका है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जीबो शाओ ने मेरे कंधे पर थपथपाया और धीरे से फुसफुसाया, भाई वापस जाकर कैंपस ब्यूटी बाई का वीचैट भेज देना। देख, भीख मंगवा ले मेरे से, पर दे देना। ये बोलकर जीबो शाओ गाड़ी में घुसा और एक तेज इंजन की दहाड़ के साथ निकल गया। टियानटियान बॉस, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये जीबो शाओ लड़कियों को देखकर थोड़ा होश खो बैठता है, पर दोस्ती यारी में बंदा एकदम फर्स्ट क्लास है। मैंने एक अजीब और झूठी हंसी के साथ कवर किया। सही बात है, कचरे ठड़की लौंडे के दोस्त ठीक वैसे ही होंगे ना? बाई टियानटियान ने पाउट बनाकर चिढ़ते हुए कहा। ओए, मैं जा रही हूँ। बाई टियानटियान ने अपना सिर उठाया। क्या जा रही है? हाँ भाई, मैं जा रही हूँ। अब तू मुझे नहीं देख पाएगा। पर तू अभी इतनी जवान है। अरे पागल, मेरा मतलब है मैं घर जा रही हूँ। आज रात हॉस्टल में नहीं रुकूंगी। बाई टियानटियान ने मेरे सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। ठीक उसी वक्त कॉलेज के अंदर से एक हैवी मोटरसाइकिल तेजी से आई और मेरे और बाई टियानटियान के ठीक आगे आकर झटके से ब्रेक मारी। बाइक वाले ने अपना हेलमेट उतारा। ये तो ही लिंगलिंग थी। फंग युआन, एक सेकंड रुकना, मुझे तुझसे एक बात करनी है। ही लिंगलिंग ने बाई टियानटियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा शैतानी एक्सप्रेशन था। बाई टियानटियान अचानक थोड़ा घबरा गई और उसने कस के मेरी बाह पकड़ ली। फंग युआन अभी मुझे घर छोड़ने जा रहा है। लिंगलिंग दीदी, मैं कब? हाँ ठीक है। मेरी बाह पर बाई टियानटियान ने एक जोर की चुंटी काटी तो मुझे मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। ओहो टियानटियान मेरी जान, तू टेंशन मत ले, दीदी तेरा लौंडा नहीं छीनेगी। ही लिंगलिंग ने हम दोनों के इस छोटे से नाटक को देकर मजे लेते हुए कहा। ही लिंगलिंग की इस एक लाइन ने बाई टियानटियान का चेहरा टमाटर जैसा लाल कर दिया। लिंगलिंग दीदी, ये तुम क्या बोल रही हो? सही बात है, हम तो। मैं भी थोड़ा हकलाने लगा। ही लिंगलिंग ने अपना हेलमेट बाइक के हैंडल पर टांगा, अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए और बोली, ठीक है अब मजाक बंद। फेंग युआन, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तूने वो विंग चून मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखा? मैंने अपना सिर खुजलाया और बोला, बस ऐसे ही अपने आप ट्राई कर लिया था, टाइम पास के लिए। ही लिंगलिंग ने मुझे घूर कर ताना मारा। तू मुझे 3 साल की बच्ची समझ रहा है क्या? टाइम पास में कोई वो स्किल थोड़ी ना सीख सकता है। बाई टियानटियान ने बीच में कूद कर बोला, लिंगलिंग दीदी इसको छोड़, क्या पता इसकी किस्मत ही अच्छी हो। ही लिंगलिंग अभी भी मुझे ताड़ रही थी। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो भूल जा कि मैं आगे तुझे कभी छोड़ूंगी। मैंने थकर बोला, सच में कुछ नहीं है भाई, बस पहले फैमिली के एक मास्टर से कुछ मूव सीख लिए थे। कौन से मास्टर? ही लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। एक ये सरनेम वाले मास्टर थे, वो हमारी फैंग फैमिली में बहुत सालों से थे। लगता है उनका मेरे दादाजी के साथ कोई कनेक्शन था। अच्छा ऐसी बात है। ही लिंगलिंग ने थोड़ा सोचा, लग रहा था
कि ये आंसर उसके एक्सपेक्टेड आंसर से अलग था। चल फिर भी थैंक यू। ही लिंगलिंग ने अपना हेलमेट वापस पहना। मैं निकलती हूँ, तुम दोनों अपना रोमांस चालू रखो। लिंगलिंग दीदी, जब ही लिंगलिंग बाइक भगाते हुए निकल गई तब जाकर बाई तियन ने मेरी बाह छोड़ी। तो क्या आज रात ही लिंगलिंग भी हॉस्टल में नहीं सोएगी? मैंने पूछा। लगता है वीकेंड पर किसी लंबे ट्रिप पर गई है, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। बाई तियन ने थोड़ा सोचा। वैसे क्या तू अपने घर वापस नहीं जाएगा? मैं तो 2 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अभी वापस जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, मैंने जवाब दिया। और वैसे भी फाइनली मुझे आजादी मिली है, मैं उस सफोकेट करने वाली फैंग फैमिली में वापस नहीं जाना चाहता। कांड हो गया। अब लिंगलिंग दीदी को पक्का गलत फहमी हो गई होगी। बाई तियन को वापस ही लिंगलिंग की बात याद आई और उसका प्यारा चेहरा वापस आग जैसा लाल पड़ गया। मैंने अपने कंधे उचकाए। इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, ये मैडम आज दिल बड़ा करके तुझे माफ कर रही है, मैं तुझसे अब भसर नहीं करूंगी, मैं सच में घर जा रही हूँ, बाय बाय। बाई तियन ने मेरी तरफ हाथ हिलाया और पलटकर सड़क के किनारे पार की हुई एक VIP लग्जरी कार की तरफ चल दी। बाय। वेट 1 सेकेंड, तो क्या आज रात रूम में सिर्फ मैं और सू याओ याओ अकेले होंगे? मेरा दिमाग झटके से एक्टिव हुआ। रूम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर मैं थोड़ा टेंशन में था। हालांकि सामने वाली लड़की एकदम समझदार सू याओ याओ थी, पर आज रात हम दोनों अकेले होंगे, एक लड़का और एक लड़की। ये सिचुएशन थोड़ी अजीब तो थी ही। मैंने जैसे ही हैंडल घुमाने का ट्राई किया, मैंने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बस सटा हुआ था और अंदर से जोर जोर की हंसी और टेबल पर लगातार मुक्के मारने की आवाजें आ रही थी। ये क्या झोल है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ और मैंने दरवाजे की गैप से अंदर झांकने का ट्राई किया, पर जो सीन मैंने अंदर देखा उसने मेरे तोते उड़ा दिए। सू याओ याओ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी, एक AC वाली रजाई में लिपटे हुए। उसकी दोनों गोरी और लंबी टांगे आराम से टेबल पर टिकी हुई थी और उसके हाथ में KFC का एक पूरा फ्राइड चिकन का फैमिली बकेट था। वो पूरी ताकत से चिकन चबा रही थी और बीच बीच में पागलों की तरह हंस रही थी। जमीन पर सब जगह चिप्स और स्नैक्स के रैपर्स बिखरे थे, यहाँ तक कि जमीन पर 2 व्हाइट लेस वाली सॉक्स भी लापरवाही से फेंकी हुई थी। ये सू याओ याओ है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई? मेरा पैर गलती से फिसल गया और मैं दरवाजे से टकरा गया। बैम की जोर की आवाज आई। डिलीवरी वही गेट पर रख दो। सू याओ याओ ने रजाई के अंदर से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और मुंह में खाना भरे हुए अजीब आवाज में बोली। मैं एकदम शर्म से पानी पानी हो गया। याओ याओ, मैं हूँ। सू याओ याओ ने जैसे ही मुझे देखा, उसके हाथ से वो KFC का बकेट लगभग जमीन पर गिर ही गया था। वो फटाफट घबराकर खड़ी हुई और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसके गाल खाने से किसी हैमस्टर की तरह फूले हुए थे। वो पागलों की तरह अपने कपड़े ठीक करने लगी और हकलाते हुए बोली, फैंग भाई, तू तो घर चला गया था ना? मैंने अपना सिर खुजलाया और नॉर्मल दिखने का नाटक किया। मैं इस हफ्ते घर नहीं जा रहा। वैसे सच बोलूं तो मुझे लगा मैं गलत रूम में आ गया हूँ। सू याओ याओ की आंखें फटी की फटी थी और गाल एकदम टमाटर बन चुके थे। तूने सब देख लिया? मैंने एक ऑकवर्ड हंसी दी। नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा। उसने अपने होठों को जोर से दबाया। तू झूठ बोल रहा है, तूने पक्का सब देख लिया। ये दरवाजा खुला था ना, तो मैं बस। तू ये बात किसी को नहीं बताएगा, सुना तूने? मैंने फटाफट हाँ में सिर हिलाया। चिल कर, मैं नहीं बताऊंगा। सू याओ याओ ने अचानक आगे बढ़कर मेरी कॉलर जोर से पकड़ ली। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में फिक्स थी, जैसे वो मुझे चीर कर देखना चाहती हो। ये कातिलाना लुक मैंने पहले कहाँ देखा है? उसकी इस सडन हरकत से मेरी हवा टाइट हो गई। कसम से मैं नहीं बताऊंगा, तू टेंशन मत ले। पर सू याओ याओ ने मुझे नहीं छोड़ा, उल्टा उसने मेरी कॉलर और टाइट पकड़ ली। कसम खा कि तू ये राज हमेशा के लिए छुपाएगा। मैंने डर के मारे दोनों हाथ हवा में उठाए और कसम खाई। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। तब जाकर सू याओ याओ ने मेरी कॉलर छोड़ी और अगले ही पल उसके चेहरे पर वापस से वही एकदम स्वीट और प्यारी स्माइल आ गई। तो ठीक है, इधर आ और मेरे साथ बैठकर खा। मैं डर डर के आगे गया और बैठ गया। सू याओ याओ लगातार मुझे ही घूर रही थी, जिससे मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। भाई ये क्या बसड़ है? ये वही शांत वाली सू याओ याओ है क्या? मैं उसके बगल में बैठा था और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सू याओ याओ एकदम नॉर्मल तरीके से अपने हाथ में बचा हुआ चिकन खाने में बिजी थी। फांग भाई, तू क्यों नहीं खा रहा? सू याओ याओ पीछे मुड़ी। उसके होठों के किनारे पर थोड़ा सा ऑयल लगा था। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा। नहीं, तुझे खाना ही पड़ेगा। सू याओ याओ ने एक चिकन का पीस उठाया और सीधा मेरे मुंह के पास लाकर घुसा दिया। ले खा। मजबूरी में मुझे एक बाइट लेना पड़ा। तब जाकर सू याओ याओ सेटिस्फाइड हुई और मुस्कुराने लगी। टेस्टी है ना? सू याओ याओ ने हंसकर पूछा। टेस्टी है, मैंने सिर हिलाया। सू याओ याओ मेरे करीब आई और अपनी आंखों से सीधा मेरी आंखों में ताड़ने लगी। जब हमारी आंखें मिली तो एक पल के लिए पूरी वाइब अलग हो गई। फैंग भाई, क्या मैं ऐसी हालत में बहुत बदसूरत लग रही हूँ? मैंने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं याओ याओ, तू इस लुक में भी बहुत क्यूट लग रही है। सू याओ याओ ने हाँ किया। मैं नहीं मानती, तू पक्का अपने दिमाग में मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। कसम से ऐसा नहीं है, मैं 100% सच बोल रहा हूँ। मैंने जल्दी से कुर्सी से खड़े होकर बोला। वो मैं पहले नहाने जा रहा हूँ याओ याओ। बाथरूम के अंदर मैं खुद पर ठंडा पानी डाल रहा था
ताकि मेरा दिमाग ठंडा हो सके। अभी अभी सू याओयाओ की हरकतों ने मुझे पूरी तरह हिला दिया था। तो इसका मतलब सू याओयाओ असल में वैसी शांत और सीधी लड़की नहीं है जैसी बाहर से दिखती है, या फिर क्या यही उसकी असली सच्चाई है? इस लड़की का डिफरेंस तो नॉर्मल लाइफ से बहुत ज्यादा अलग है। जब मैं नहाकर बाहर आया तो मैंने देखा कि सू याओयाओ ने रूम को ठीक ठाक साफ कर लिया था। वो एक क्लीन नाइट सूट पहनकर अपने बेड के किनारे पर बैठी थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी आंखें अभी भी ठीक मुझे ही घूर रही थी। उस लुक से मेरे दिल में डर बैठ गया। याओयाओ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा। सू याओयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें फाड़ कर मुझे ताड़ती रही। याओयाओ, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं उसके ठीक सामने चला गया। सू याओयाओ ने अचानक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मुझे कस के गले लगा लिया। उसने मुझे इतनी टाइट पकड़ा जैसे कोई लॉक लगा दिया हो। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। याओयाओ, तू क्या कर रही है? कहीं तू मेरे कपड़ों पर अपना मुंह तो साफ नहीं कर रही? सू याओयाओ ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। तू रो क्यों रही है? मैंने तो बस मजाक किया था, सॉरी। अब मैं सच में घबरा गया था। नहीं फैंग भाई, तेरी गलती नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैं वही पत्थर की तरह जम गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखूं, बस हवा में वैसे ही लटके थे। मुझे लगता है कि तेरी बॉडी से एक बहुत ही जानी पहचानी खुशबू आ रही है। सू याओयाओ ने अपनी नाक मेरे सीने पर रगड़ी और केयरफुली सूंघने लगी। उसकी नाक मेरे सीने पर टच हो रही थी, जिससे मुझे हल्की गुदगुदी फील हो रही थी। मैं जम चुका था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सू याओयाओ का ये मूव मेरे एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह अलग था। उसकी बॉडी मुझसे चिपकी थी और उसकी नाक मेरे सीने पर रगड़ रही थी। उसकी गर्म सांसें उसकी पतली सी ड्रेस से होते हुए मेरी स्किन पर पड़ रही थी और मेरी बॉडी पर गूज़बम्स आ गए। याओयाओ, तू पहले मुझे छोड़ दे। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेरे हाथ वही हवा में रुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था धक्का दूं या गले लगाऊं। नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज थोड़ी भारी और दबी हुई थी, जैसे जिद कर रही हो। फैंग भाई, तेरी बॉडी की ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है। मुझे लगता है मैंने पहले कहाँ फील की है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अपना सिर झुकाकर उसके सिर को देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा इमोशन आया। मैंने आज तक ऐसी सू याओयाओ को कभी नहीं देखा था। हमेशा वो शांत और एलिगेंट रहती थी, पर अभी वो किसी खोई हुई छोटी बच्ची की तरह मुझे कस के पकड़ कर खड़ी थी। शायद ये बॉडी वॉश की खुशबू होगी, मैंने थोड़ा नर्वस होकर एक्सप्लेन किया। नहीं। सू याओयाओ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गीली और गीली धूंध जैसी थी। ये बॉडी वॉश की स्मेल नहीं है, ये तुम्हारी अपनी स्मेल है। मुझे पहले से लग रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पुराने टाइम से जानती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और दिमाग में पूरी भसड़ मच गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर याद करने का ट्राई किया कि क्या मैं पास्ट में कभी सू याओयाओ से मिला था, पर इन पिछले कुछ दिनों की मुलाकात के अलावा मेरे दिमाग में उसके बारे में कोई पास्ट मेमोरी नहीं थी। मैं सू याओयाओ नाम की इस लड़की को पहले कभी नहीं जानता था। मैंने हल्के से उसकी पीठ पर थपथपाया ताकि वो थोड़ी शांत हो सके। याओयाओ, क्या तुझे कोई गलतफहमी हुई है? हम दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले थे। ओए, आज हम दोनों एक ही बेड पर सोने वाले हैं ना? उसकी आंखें थोड़ी नशीली और आउट ऑफ फोकस हो गई। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? आज रूम में इतने बेड खाली है। एक काम करता हूँ, मैं तियन तियन को कॉल कर लेता हूँ। आज मैं उसके बेड पर सो जाऊंगा। हम दोनों को एक साथ क्राउड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना सिर खुजलाया और जेब से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर सू याओयाओ ने मुझसे पहले झटके से मेरा फोन अपने हाथ में पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस के हिसाब से आज फैंग भाई सिर्फ मेरे है।